एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। लेडीज़ को जैसे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है प्रॉब्लम जिसका नाम है ओवेरियन कैंसर। बट कभी कभी ये मैटर करता है कि ओवेरियन कैंसर है जो वो ओवेरियन सिस्ट की वजह से भी होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा, बट वीडियो पूरा आप एंड तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप सभी को पता है ओवरीज के बारे में तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। उस पर आप एक बार मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगी, आप उसको जाके चेक करिए। ओवरीज के बारे में लोग डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। ओवरीज अगर होती है, सिस्ट होती है तो कितनी टाइप की आपको ओवरीज सिस्ट होती है, और अगर ओवरी सिस्ट होती है तो उसको हम लोग किस तरीके से क्या डाइट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर फॉलिकुलर सिस्ट है तो वो अपने आप ही हो जाती है, डर्मर सिस्ट है तो उसका थोड़ा सा सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। ओवरी सिस्ट की वजह से ओवेरियन कैंसर होता है कि नहीं होता है और इसके क्या क्या रीजंस होते हैं। देखिए क्या होता है, आप सभी को पता है वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड देन ओवरीज। क्या होता है कभी कभी ओवरीज का जो साइज वगैरह में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम या उसके स्ट्रक्चर में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम, उसके साथ साथ उसको कोई घाव हो गया हो, किसी तरीके का कोई विकार अगर ओवरीज में हो जाता है तो उसमें कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ओवरीज का फंक्शन क्या होता है? ओवरीज तो ऑब्वियसली एग्स प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स बनाता है वुमेन्स के, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, साथ में एग रिलीज करता है। तो ये तो जब जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं ओवरीज के, अगर ओवरियन कैंसर हो जाता है तो ये तो सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी फीमेल को यूट्रस में, अगर फैलोपियन ट्यूब्स में किसी तरीके की प्रॉब्लम आई है, उसके साथ ओवरीज में अगर किसी तरीके कोई इन्फेक्शन या कुछ चीज़ हो गई है तो उसकी वजह से कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन जो भी हमने डिस्कस करी, किसी तरीके का घाव, किसी तरीके का कोई अंदरूनी अगर कोई विकार हो जाता है ओवरीज में तो ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली बात करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक एपिथेलियल होता है, देन स्ट्रोमल होता है, देन एक जर्म सेल्स वाला होता है। जो एपिथेलियल होता है मतलब उसमें जो ओवरीज है, ओवरीज के सरफेस पे अगर आपको ओवेरियन कैंसर होता है तो ये बहुत ज़्यादा 90% कॉमन फीमेल्स में देखा गया है, उनको ये एपिथेलियल सेल वाला जो ओवेरियन कैंसर है वो होता है। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रोमा कैंसर। स्ट्रोमा कैंसर में भी यही होता है, स्ट्रोमा सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसमें भी ये जो आपका कैंसर सेल्स है बहुत ज़्यादा होता है। बट ये इसके आप कहेंगे चांसेस एपिथेलियल सेल से थोड़े से कम पाए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे जर्म सेल। जर्म सेल में मतलब आपके जो रिप्रोडक्टिव ओवरीज होती हैं, ठीक है, जो अंडे फूटने वाले होते हैं जिनमें, उसमें ही सबसे ज़्यादा होने की संभावना रहती है ओवेरियन कैंसर। तो बेसिकली कुल मिला के देखा गया कि जो एपिथेलियल वाला होता है उसका बहुत ज़्यादा 90% कॉमन होता है ओवेरियन कैंसर। मतलब ओवरीज के ऊपर वाली लेयर पर अगर कैंसर होता है तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम लोग बात करेंगे क्या क्या चांसेस होते हैं, अगर किसी पर्सन को कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये ओवेरियन कैंसर होने की संभावना रहती है। सबसे पहले बात करेंगे मीनोपॉज। जैसे फीमेल अपने पीरियड्स लेफ्ट करती है तो मतलब जैसे उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो फीमेल में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। वैसे तो ये ओवेरियन सिस्ट जो तब्दील हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है आपके ओवेरियन कैंसर में भी, जो ओवेरियन सिस्ट होती है वो कैंसर में कन्वर्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट जो अगर कैंसर में कन्वर्ट होती है तो ऐसा देखा गया है कि 40 से ज़्यादा एज वाली फीमेल्स जो होती हैं, 45 मान लीजिए आप, मीनोपॉज की तरफ जितनी लेडीज जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये कॉमन होता है। तो अगर आपकी एज 45 या 40 से ज़्यादा है तो आपको ऐसा देखा गया है कि आपको ये ओवेरियन कैंसर होने की संभावना रहती है। उसके बाद अगर आपके शरीर में एस्ट्रोजन की कमी है, ऑब्वियसली मीनोपॉज की तरफ जाएंगे तो एस्ट्रोजन की कमी होगी, और एस्ट्रोजन की कमी होगी तो आपको ये ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको कोई भी बेबी नहीं हुआ है, अगर आपको बेबी नहीं हुआ है, अपने बेबी एक बार कंसीव नहीं कर पाया है या बेबी डिलीवर नहीं हो पाया है तो आपको ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई आपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली है तो भी आपको ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपके शरीर में हार्मोन का लेवल गड़बड़ा रहा है, जैसे कि पीसीओडी में देखा गया है, पीसीओडी में एंड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अगर आपके शरीर में पीसीओडी है और एंड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आपको ओवेरियन कैंसर, देखो हर एक पर्सन में नहीं होता है बट फिर भी कुछ सिम्टम्स इसके सिमिलर होते हैं, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो अगर एंड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपको फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर एज 40-45 के बाद आपको ये ओवेरियन कैंसर होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद बात करेंगे अगर आपको हाइपोथायराइड है, अगर आपको हाइपोथायराइड है तो भी आपको जो है ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो अगर आपको कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ओवेरियन कैंसर के, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं। अगर आपको कभी ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके सिम्टम्स जो भी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वीडियो बनाऊंगी मैं उस पर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। तो अगर आपको कभी ब्रेस्ट कैंसर जैसे सिम्टम्स दिखते हैं तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ओवेरियन कैंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे, अगर आपने किसी तरीके कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया है तो भी आपके ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ आपका अगर बॉडी मास इंडेक्स जो होता है BMI, अगर वो भी आपका ज़्यादा है तो भी आपको ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख और मुख्य कारण आप कह सकते हैं जिससे ओवेरियन कैंसर होता है। तो अगर आप में इस तरीके के कोई सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स का तो हम डिस्कस करेंगे, बट इस तरीके के जो ये कहते हैं जो मेन कारण होते हैं ओवेरियन कैंसर होने के, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए अगर आपको इस तरीके की कारण आपके शरीर में है तो। आई विल नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स अवर सिम्टम्स। क्या क्या हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि सिम्टम्स हैं और हम लोग पता लगा सकते हैं कि ओवेरियन कैंसर है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी गई है कि जो सिस्ट के सिम्टम्स होते हैं और जो ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स होते हैं लगभग ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे कि ब्लोटिंग होना, पेट में गैस होना, आपको भारीपन सा फील होना, मतलब कुछ खाएंगे कि तो लगेगा जैसे हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, उस तरीके का आपको लगेगा। प्लस आपकी बैक में पेन रह सकता है, आपको अगर अपने पेट पे हाथ रखेंगे तो आपको लगेगा जैसे छूने से दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल टेंडरनेस जो कहते हैं वो हो सकता है आपको। उसके साथ साथ आपको थकावट लग सकती है, उसके साथ साथ आप इंटरकोर्स के दौरान भी आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है। और साथ में अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं फॉरवर्ड बेंडिंग की तो आपको पेन हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ऑब्वियस लगभग सेम ही होते हैं कि आपको ओवेरियन सिस्ट है और या ओवेरियन कैंसर है। बट क्या होता है, ऑब्वियसली डायग्नोसिस तो काफ़ी तरीके से कर सकते हो, तो डायग्नोसिस ही रिवील करता है कि आपको ओवेरियन सिस्ट है कि ओवेरियन कैंसर है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस में क्या आता है, डायग्नोसिस में सबसे पहले आप अपना MRI करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं, उससे रिवील हो जाएगा। अपना सोनोग्राफी करा सकते हैं, उससे पता लग जाएगा। लैप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट भी होता है एक तरीके का, जैसे अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया, डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी होता है, तो वो भी आप करवाएंगे, उससे रिवील हो जाएगा। बट सबसे एक कहेंगे इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो, मतलब इफेक्टिव डायग्नोसिस भी आप कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा है बायोप्सी। बायोप्सी में आपके टिश्यू को लेके, पर्टिकुलर टिश्यू को लेके उसको लैब में भेजा जाता है, उससे पता लग जाता है कि आपको ओवेरियन कैंसर है कि नहीं। उसके साथ में आपका जैसे अभी बताया बायोप्सी में रिवील हो सकता है। अब बात करेंगे ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में CA-125 एक मार्कर वैल्यू जिसको कहते हैं, वो रिवील करेगा कि आपको जो है कैंसर है कि ओवरीज में कि नहीं है। तो ये तो बात हो गई डायग्नोसिस, पता कैसे करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सिम्टम्स दोनों के सेम है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए डायग्नोसिस टेस्ट करे जाते हैं, उससे पता हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कितना छोटा कैंसर है, कितना बड़ा कैंसर है, कितनी रिपीटेटिव से ग्रो कर रहा है और आपकी एज क्या है। ठीक है, एज ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत तो इस पर इम्पैक्ट करता ही है। तो उसके लिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से ट्रीटमेंट बेनिफिट होते हैं इन ओवेरियन कैंसर। सबसे पहले बात करेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मीन्स ड्रग्स दी जाती हैं आपको, मेडिसिन यू कैन से, जिससे आपके जो इतने भी सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं। उसके बाद बात करेंगे रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में एक्सरे की बीम्स के थ्रू आपके जितने सेल्स हैं उनको किल करा जाता है। उसके बाद बात करेंगे टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में जितने भी पता करा जाता है कि कौन से सेल्स जो हैं वो कैंसरस के हैं, फिर उनको डैमेज करा जाता है। उसके बाद आती है सर्जरी। अब सर्जरी में या तो आपकी हिस्टेरेक्टमी कर दी जाएगी, मतलब आपकी बच्चेदानी रिमूव कर देंगे, या आपकी ओवरीज रिमूव कर देंगे, या जो लिम्फ नोड्स हैं पर्टिकुलर जो सप्लाई कर रहे हैं आपकी ओवेरियन कैंसर की ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, उनको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। और इम्यूनोथेरेपी होती है। इम्यूनोथेरेपी में आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करा जाता है ताकि वो कैंसर से रिलेटेड जितने भी सेल्स हैं उनसे लड़ने की क्षमता जो उनकी होती है वो बढ़ जाए। तो ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट की। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन से इसके प्रिवेंटिव इश्यूज होते हैं। प्रिवेंटिव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि आपको ओवेरियन कैंसर नहीं होगा। जैसे कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको ओवेरियन कैंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे अगर आप प्रेग्नेंट है, ऑब्वियसली कंसीव कर लिया है आपने, तो आपके बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको ओवेरियन कैंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे आपकी हिस्टेरेक्टमी हो रखी है तो भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको ओवेरियन कैंसर होगा। अगर आपका ओव्यूलेशन कम हो गया है, तो कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो आपको ओव्यूलेशन नहीं होने दे रही है, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपके ओवेरियन कैंसर नहीं होगा। बिकॉज ओव्यूलेशन अगर होता है तो
सिस्ट बनता है, सिस्ट ओव्यूलेशन होगा तो एग बनेगा, एग के कारण आपका जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सिस्ट बनने के ओवरीज में। तो सिस्ट को कम करने के लिए ओव्यूलेशन नहीं होने देना है। जब ओव्यूलेशन को नहीं होने देने के लिए जो चीज़ें होती हैं, जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके थ्रू आपका ओव्यूलेशन को रोक दिया जाता है, तो ऑब्वियसली सिस्ट का डेवलपमेंट भी फर्दर कम हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जैसे कि देखा गया है कि बहुत सारे पीसीओडी का बेस्ट ट्रीटमेंट मानते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को। मींस आपका सिस्ट फर्दर नहीं डेवलप होता है। जब सिस्ट फर्दर नहीं डेवलप होगा तो आपका क्या कहते हैं, आपका एक सिस्ट नहीं बनेगा। जब सिस्ट नहीं बनेगा तो आपको कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो। टुवर्ड्स हम लोग इस तरीके से कैसे मैनेज करें कि पता लग पाए कि हम लोग ऐसी कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में चेंज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में ला सकते हैं कि जिससे ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग से भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ओवेरियन कैंसर कम होगा। अब हम लोग मूव करेंगे कि हम लोग ऐसा लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस करें जिससे ओवेरियन कैंसर की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। उसके लिए क्या करना है, आपको आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, अपनी हेल्थ ध्यान देना है। हेल्थ पे ध्यान देने से मतलब आपको एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो देखना काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। डाइट चेंज करना है। डाइट चेंज करने के लिए हम लोग ऐसा क्या खाएं, देखिए ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको वाइट चीज़ें छोड़ देनी है बिल्कुल, जैसे कि वाइट ब्रेड, वाइट पास्ता, वाइट राइस, बिल्कुल स्ट्रिक्टली से नो टू दीज आइटम्स। आफ्टर दैट मैदा रिलेटेड चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। जितने भी आपके ये बाहर वाले जितने भी जंक फूड्स होते हैं वो भी आपको, प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो भी आपको नहीं खाने। उनके खाने से भी आपकी सिस्ट की संभावना बढ़ने के साथ साथ आपको जो कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद बात करेंगे कुछ कार्सिनोजेंस से दूर रहना है, मतलब जो कार्सिनोमा करने के जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे हम लोग को दूर रहना है। अब कैसे दूर रहें, जैसे कि आप वेजाइनल सेंट्स यूज़ करते हैं। अगर आप वेजाइनल सेंट्स यूज़ करते हैं तो आपको नहीं करना है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा ही वेजाइनल सेंट्स यूज़ करेंगे तो आपको ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप टैल्क यूज़ करते हैं तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब जैसे पाउडर वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे तो भी आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप मेकअप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको स्किन रिलेटेड भी इश्यूज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप इन चीज़ों का यूज़ करिए बट एक लिमिट तक करिए, बिकॉज एक्सेस यूज़ ऑफ एनीथिंग इज़ रियली वेरी बैड। तो ये सब चीज़ें आपके विजाइनल एरिया पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे हमने पहले वीडियोज़ में भी डिस्कस करा है कि विजाइना का अपना पीएच होता है और उसके पीएच से अगर कोई छेड़खानी कर देता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस वगैरह होने की संभावना रहती है। और इन्फेक्शंस एक लिमिट तक अगर ट्रीट नहीं किए जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम तो ऑलवेज बढ़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने डिस्कस करे हैं कौन से मुख्य कारण होते हैं जिनसे हम लोग को थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और जानबूझ करके इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। और डाइट में आप लोगों को क्या लेना है, डाइट के लिए आप लोग को विटामिन ए सप्लीमेंट्स लीजिए, विटामिन डी लीजिए। विटामिन डी के लिए तो धूप बहुत अच्छी है। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ सनलाइट। आप सनलाइट में बैठिए, काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। और आपको विटामिन ए सब्स्टिट्यूट्स लेने हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए। मतलब कुछ भी करके अपनी इम्यूनिटी को आपको बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको विटामिन सी लेना है। बस ये कुछ कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट डाइटरी फाइबर्स होते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बार बार होता है, ब्लोटिंग की समस्या अगर आपको सिस्ट है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ज़्यादातर फ्रूट इंटेक कर सकते हैं। और जो जो आपको गैसी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्ट्रिक्टली से नो, बिकॉज अपने शरीर का हम लोग को ज़्यादा पता होता है रादर देन किसी और को लगे तो हम लोग क्या खा रहे हैं, किस चीज़ से हमको प्रॉब्लम होती है वो हमारा शरीर और हम खुद बेटर तरीके से जानते हैं। तो अगर आपको लगता है आपको इस चीज़ से अगर आपको एलर्जी है या आपको गैस हो रही है तो स्ट्रिक्टली से नो टू दीज आइटम्स। तो ये था ऑल अबाउट ओवेरियन कैंसर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये टॉपिक डिस्कशन करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गया है। देखिए फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। सोचते हैं कि सिस्ट है सिस्ट है सिस्ट है, बट सिस्ट कब कन्वर्ट हो जाती है कैंसर में, बिकॉज दोनों के सिम्टम सेम है और दोनों का डायग्नोसिस करने पे ही पता लगता है कि आपको ओवेरियन सिस्ट है कि ओवेरियन कैंसर है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट पर्टिकुलर अगर ज़्यादा बढ़ने से अच्छा है कि उसको लोकलाइज करके हम लोग ठीक कर लें, ज़्यादा बेटर है। कुछ डाइट में अपने तरीके से चेंजेस ला दें जिससे हम इस चीज़ से लड़ सकते हैं और खुद को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो था ऑल अबाउट ओवेरियन कैंसर। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। काइंडली इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट मेक अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।